हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। मेरा नाम दीपक है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन की सारी जानकारी के बारे में, क्योंकि 2024-25 सेशन इस बार से पीएचडी एडमिशन की सारी प्रक्रिया लगभग बदल गई है। अब जो भी नया स्टूडेंट्स है, जो भी नया कैंडिडेट रहेगा, उनको सारी प्रक्रिया जानने के लिए नई वीडियो की ज़रूरत है। ए टू जेड सारी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। पीएचडी में एडमिशन अब आप कैसे ले सकते हैं, पहले क्या प्रक्रिया थी, अब क्या बदलाव हुआ है, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट हो सकती है पीएचडी में एडमिशन के लिए, एंड पीएचडी करने के लिए कौन-कौन सी योग्यता माँगी जाती है, किस योग्यता के आधार पर आपका पीएचडी में एप्लीकेशन लिया जाता है, किस-किस एग्ज़ाम को देने से पीएचडी में एडमिशन होना संभव है, रिसर्च प्रपोजल आप कैसे बनाएँगे, टॉपिक कैसे डिसाइड करेंगे, आप किस टॉपिक पर रिसर्च करेंगे, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो ब्रीफ डिस्कशन के साथ ये आपकी कंप्लीट वीडियो रहेगी। इन तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप यूजीसी नेट का पेपर 1 लेना चाहते हैं तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल फॉर्मेट में हमारे पास है। लगभग सभी शिफ्ट का पेपर पिछले 5 वर्ष का आप इसे ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ये आपकी एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है। यदि आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, पीएचडी का जो पूरा नाम होता है वो है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। इसमें एडमिशन कहाँ पर लिया जाता है? तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आपका ये सेंट्रल की यूनिवर्सिटी भी हो सकती हैं, स्टेट की भी हो सकती है, या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हो सकती हैं। आईआईटीज़ वगैरह भी होते हैं जो कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, या फिर सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। ये सारे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो पीएचडी में एडमिशन देते हैं। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको आपका जो मास्टर्स का प्रोग्राम है, या तो आपका 2 साल का जो पीजी है वो होना चाहिए, या आपका 4 साल का 4 ईयर का जो है बैचलर डिग्री ये रहेगी तो भी चलेगा। ठीक है। ये मैं पहले का प्रोसीजर बता रहा हूँ, पहले भी ऐसा होता था। तो पीजी में आपका कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए, और जो 4 ईयर का बैचलर होता है इसमें 75% मार्क्स अगर रहेगा तो चलेगा। ठीक है। ये 2022 के रेगुलेशन के बाद इसे जोड़ा गया था। ठीक है। लेकिन उसके पहले ये प्रोसीजर चलता था कि पीजी में आपका कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए, और इन दोनों में 5% की छूट दी जाती है। किसको? जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं, लाइक एससी, एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को भी जोड़ा जाता है। तो ये तो हो गया पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी यानी कि पीएचडी में एडमिशन आपको लेना है तो पहले क्या था कि पीजी आपका 55% मार्क्स से होना चाहिए, और 4 ईयर का बैचलर 75% मार्क्स के साथ। ठीक है। पीएचडी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो कौन सा एंट्रेंस एग्जाम पहले होता था और अब क्या होगा, इस पर बात करेंगे। तो अगर हम पहले की बात करें तो पहले क्या होता था, अगर हम पहले का देखें तो पहले जो यूनिवर्सिटियाँ होती थी, जो भी यूनिवर्सिटी होती थी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, ये सारे लोग अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराते थे। यूनिवर्सिटियाँ अपने स्तर पर एंट्रेंस एग्जाम कराती थी। इस एंट्रेंस एग्जाम में जो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है या स्टेट यूनिवर्सिटी का है, तो यूनिवर्सिटियों का अपना रेगुलेशन चलता था। जैसे कि जो नेट या जेआरएफ के कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे नेट है आपका, या आप मान लीजिए जेआरएफ के कैंडिडेट्स हैं, तो यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता था उससे जेआरएफ या नेट के कैंडिडेट्स को छूट प्राप्त होती थी, यानी कि एग्जाम कैटेगरी में ये लोग रहते थे। लेकिन सारी यूनिवर्सिटियों में नहीं, कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो है इनको भी, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या करती थी कि नेट और जेआरएफ कैंडिडेट्स को भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था, और ये एंट्रेंस एग्जाम ऑब्जेक्टिव तथा डिस्क्रिप्टिव दोनों मोड में होता था। लेकिन अब क्या होगा, तो ये तो पहले का था, अब हम अब का बताते हैं। अब क्या होगा कि जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, एक होता है यूजीसी नेट, और यूजीसी नेट के इक्विवेलेंट ही होता है सीएसआईआर का नेट, और इसी के इक्विवेलेंट होता है आईसीएआर का नेट, और इसी के इक्विवेलेंट होता है आईसीएमआर का नेट। ठीक है। इनमें अंतर क्या होता है? यूजीसी नेट जो है वो आर्ट्स के स्ट्रीम के लिए बेसिकली होता है, सीएसआईआर साइंस का है, और आईसीएआर एग्रीकल्चर रिसर्च का है, आईसीएमआर मेडिकल रिसर्च का है। ठीक है। तो सभी का अपना अपना फील्ड है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपको यही एग्जाम देने पड़ेंगे पीएचडी में एडमिशन के लिए, आपको ये सारे एग्जाम देने पड़ेंगे। तो यूजीसी नेट का जो है, अगर नेट की बात करें तो इसका फॉर्म चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है, 16 जून को इसका एग्जाम होगा। ठीक है। और लास्ट डेट कब तक है? तो 10 मई तक लास्ट डेट है। और आईसीएआर का भी फॉर्म चल रहा है, इसका लास्ट डेट 11 मई है। ठीक है। 11 मई इसकी लास्ट डेट है, और इसकी जो एग्जाम की डेट है 16 जून है, लेकिन लास्ट डेट जो है वो है 10 मई। ठीक है। इन दोनों एग्जाम को जब आप देंगे तो आप या तो आप जेआरएफ क्वालिफाई होंगे। ठीक है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं तो विद नेट और पीएचडी ओनली क्वालिफाई होंगे। ठीक है। नेट है और पीएचडी ओनली है। ठीक है। तो पीएचडी ओनली जो है ये आपको एलिजिबल बनाएगा यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के लिए। तो जब आप ये एग्जाम देंगे तो इनमें भी यही कैटेगरी रहेगी। ठीक है। तो अगर आप इनमें से ऊपर वाली कैटेगरी में रहेंगे तो आप जेआरएफ, नेट और पीएचडी तीनों में क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में जाएंगे तो इन दोनों में क्वालिफाई हो जाएंगे, और आप सिर्फ इस कैटेगरी में रहेंगे, यानी आपका मार्क्स डाउन रहेगा सबसे ज़्यादा, तो आप ये सिर्फ क्वालिफाई होंगे। अब आपको जो यूनिवर्सिटियाँ एग्जाम लेती थी वो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप इस एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में। ये जब एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे तो इसकी वैलिडिटी जो होगी वो 1 साल के लिए होगी। ठीक है। मान लीजिए इस बार आपने एग्जाम दिया, आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो 1 साल के लिए ही आप वैलिड रहेगा। आपको अगली साल फिर एडमिशन के, अगर आपका इस बार एडमिशन नहीं हो पाता है तो अगली बार आपको फिर एप्लीकेशन करना पड़ेगा इसी एग्जाम के लिए। ठीक है। लेकिन नेट जो है इसके लिए कोई वैलिडिटी नहीं है, जेआरएफ की 2 साल है। आप ये सब, जेआरएफ अगर क्वालिफाई रहेंगे तो आपको फेलोशिप मिलेगा, और अगर आप ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई रहेंगे तो आपको नॉन नेट फेलोशिप यूनिवर्सिटी में मिल जाती है। तो मान लीजिए आप ये एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं, तो इसके बाद अब आगे आपको क्या करना पड़ेगा, ये एग्जाम जब क्वालिफाई करेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन निकलता रहता है।
तो जो यहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी सेंट्रल हों, चाहे वो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटियाँ हों, ये एप्लीकेशन रिलीज़ करेंगी। और उस एप्लीकेशन में कौन-कौन आवेदन कर पाएगा? अब जिनका पीजी में 55% मार्क्स होगा और इसके साथ ही वो ये नेट का एग्ज़ाम दिए रहेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर में अप्लाई कर रहे हैं तो आईसीएआर का नेट, साइंस में जा रहे हैं तो सीएसआईआर का, आर्ट्स में जा रहे हैं तो यूजीसी का, ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो पीजी 55% मार्क्स प्लस नेट, ये आपका होना चाहिए। अगर आपका नेट का एग्जाम दिए हैं तो उसमें 3 कैटेगरी होती है, जेआरएफ और नेट और पीएचडी ओनली, ठीक है। तीनों में से अगर कोई एक भी है तो भी चलेगा, या तो तीनों है तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्लस में। और इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू जो है वो यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर कंडक्ट कराएगी। यूनिवर्सिटी का जो भी डिपार्टमेंट रहेगा, एचओडी, उनके स्तर पर ये इंटरव्यू होगा विभाग में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने ये आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट है, तो यूनिवर्सिटी जब एप्लीकेशन निकालेगी तो उसमें लगभग ये एप्लीकेशन की प्राइस रखेंगे 500 करीब रखते ही हैं। तो इसमें आप आवेदन करोगे, फिर आपके ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, तो अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हो तो लिस्ट डिक्लेयर होगी, ठीक है। लिस्ट डिक्लेयर होगी कि इंटरव्यू के लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें जो है एलिजिबल है। तो लिस्ट में यदि आपका नाम रहेगा तो आप जाओगे इंटरव्यू देने, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी इसी में नाम रहेगा एडमिशन के लिए, ठीक। तो एडमिशन की ये पूरी प्रक्रिया हो गई जो अब इस तरह से कुछ हो चुकी है। यानी कि अब जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटियाँ अब एग्ज़ाम जो है वो नहीं लेंगी, ठीक है। ये सिर्फ क्या लेंगी? ये लेंगी इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू लेंगी लेकिन एग्ज़ाम नहीं लेंगी। तो ये इस समय का प्रोसीजर हो चुका है। यूजीसी ने ये जो व्यवस्था दे दी है, इससे काफ़ी धांधली कम होगी, क्योंकि जो कैंडिडेट यूजीसी नेट का जेआरएफ क्वालीफाई करता था, जेआरएफ क्वालीफाई होने के बाद 2 साल के अंदर उन्हें पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ता है। नहीं तो फिर उनका जेआरएफ जो है उसका पीरियड ओवर हो जाएगा, तो फिर फेलोशिप बाद में उन्हें नहीं मिलेगी जब वो 2 साल बाद एडमिशन लेंगे। तो जेआरएफ क्वालीफाई होने के बाद भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन इनको नहीं मिल पाता था, क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ अपने स्तर पर सब कुछ अरेंज करती थीं, तो वो अपने मनपसंद कैंडिडेट को भी एडमिशन दे देती थीं। लेकिन अब क्या होगा कि जेआरएफ वालों, अब उनके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एडमिशन की प्रक्रिया तो आपको समझ में आ गई। अब हम बताते हैं कि फेलोशिप किसको मिलेगा। तो अगर हम फेलोशिप की बात करें कि पीएचडी में फेलोशिप कितना मिलता है, तो देखिए अगर आप जेआरएफ हैं, ठीक है, अब आप किस गवर्निंग एजेंसीज के जेआरएफ हैं, चाहे यूजीसी के हों या फिर कोई और जेआरएफ हो आपका, आपको 32,000 रुपये फेलोशिप मिलेगी, ठीक है, पर मंथ ये मिलेगी, ये पर मंथ मिलेगी। और इसके साथ प्लस होता है हाउस रेंट अलाउंस वगैरह, यानी कि जिसे आप HRA कहते हैं। ये शहर के अकॉर्डिंग होता है और ये लगभग 5 से लेकर 8,000 या 7,000 इस तरह से इसमें प्लस होता है। तो इस तरह से आपका लगभग 37,000 या 38,000 के करीब पहुंच जाता है, ठीक है। ये मंथली आपको हम बता रहे हैं। और ईयरली इसी में 1 साल में ऐड होता है लगभग 8 से 10,000 के करीब, 10,000 रुपये ईयरली और ऐड होता है। 1 साल में ये एक बार मिलेगा, बाकी इतना तो आपको मंथली मिलेगा। ये किस लिए मिलता है? तो ये मिलता है आपको जैसे कि बुक्स वगैरह के लिए, रिसर्च के लिए जो आपका खर्चा रहता है उस पर ये आपको मिलेगा। तो ये तो हो गई जेआरएफ की बात। अब हम बात करते हैं जिनका जेआरएफ नहीं है उन्हें कितना मिलेगा। तो फेलोशिप में जिनका जेआरएफ नहीं है वो आते हैं नॉन नेट फेलोशिप के अंतर्गत। नॉन नेट फेलोशिप कहाँ मिलती है? जेआरएफ की फेलोशिप तो हर एक यूनिवर्सिटी में मिलती है, जो सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, जो यूजीसी से अप्रूव होती है, चाहे वो प्राइवेट या आईटीज वगैरह हो, सब में मिलेगी। लेकिन जो नॉन नेट फेलोशिप होती है ये कहाँ मिलती है? ये सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो होती हैं उन्हीं में नॉन नेट फेलोशिप मिलती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अगर आप कैंपस में एडमिशन लेंगे तभी मिलेगा, एफिलेटेड कॉलेज में जाएंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये किसको मिलती है? तो जो किसी भी प्रकार का फेलोशिप नहीं पा रहा है, ओनली पीजी के जो कैंडिडेट जो नेट या पीएचडी ओनली क्वालिफाई करके पीएचडी में एडमिशन लेंगे, जिनके पास कोई फेलोशिप वगैरह नहीं है, ऐसे कैंडिडेट्स को मिलता है। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो आर्ट डिसिप्लिन के होते हैं, तो इनको मिलता है लगभग मंथली जो है 7,000 से 8,000 रुपये, ठीक है, ये मंथली मिलेगा। और जो साइंस या फिर जिनमें लैबोरेटरी वगैरह का खर्च रहता है उनका लगभग 10,000 या 9,000 मान लीजिए मंथली रहता है। और इन लोगों का अलाउंस वगैरह तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन इनको जो आपका ईयरली अलाउंस मिलता है किस चीज़ का, जैसे कि आपका बुक्स वगैरह का खर्चा, रिसर्च का जो खर्चा आता है, वो इस आर्ट्स वाले फील्ड में लगभग में है तो 6 से 7,000 के करीब मिलता है, और अगर आप साइंस में हैं तो लगभग 9,000 से 10,000 के करीब, ठीक है। तो ये आपकी फेलोशिप मिलती है। और इसके अलावा और भी सारी फेलोशिप होती है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और फेलोशिप में अगर आपका मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, या आप आईआईटीज़ में जाते हैं और आपके पास जेआरएफ मान लीजिए नहीं है, तो अब यहाँ पे अगर आपका एडमिशन होता है और आपके पास जेआरएफ नहीं है तो क्या होगा? आईआईटीज़ की बात करें, यहाँ पर इनकी खुद की भी फेलोशिप होती है, और ये वैसे फेलोशिप वालों को एडमिशन ही देते हैं। जो जेआरएफ वाले हैं उन्हीं को शायद ये एडमिशन भी देंगे, और सबको देते भी नहीं जल्दी, ठीक है। लेकिन इनकी खुद की फेलोशिप थोड़ा बहुत रहती है। स्टेट यूनिवर्सिटी में फेलोशिप नहीं मिलती है, बहुत कम ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जो फेलोशिप देती हैं, अगर देंगी भी तो 4 से 5,000 रुपये, और ये लगभग बहुत कम 10% ही ऐसी यूनिवर्सिटी होंगी इंडिया में जो देती होंगी, नहीं तो कोई नहीं देता है, ठीक है। तो आप इतना जान लीजिए कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और आपके पास कोई आपकी खुद की फेलोशिप या जेआरएफ वगैरह नहीं है तो नॉन नेट फेलोशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर आप स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और जगह लेते हैं तो कोई फेलोशिप नहीं मिलेगा। तो ये फेलोशिप की बात हो गई। अब कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप पीएचडी में एडमिशन लें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अगर आप फेलोशिप के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही आपका एडमिशन हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है।
लेकिन अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आप कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं। आप चाहें तो स्टेट में भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो आईआईटीज़ में भी ले सकते हैं। सारी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट होती हैं। यूजीसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए, आप इतना ज़रूर देखिएगा। और बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप नॉन जेआरएफ हैं, तो अगर आपको फेलोशिप चाहिए, ठीक है, अगर आपको फेलोशिप चाहिए, आप नॉन जेआरएफ हैं, तो आप सेंट्रल में मूव कीजिए। अगर आपको फेलोशिप नहीं चाहिए तो आप भी किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को अब यूजीसी नेट एग्जाम, जेआरएफ एग्जाम तो देना ही है। अब अगर हम पीएचडी एडमिशन में फ़ीस की बात करें, तो देखिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात नहीं कर रहे हैं हम। जब आपका एडमिशन होगा तो उसके बाद आपके कितना खर्च आएँगे वो बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका मिनिमम फेलोशिप होता है वो 15,000 से लेकर 20,000 होता ही है, ठीक? लेकिन अगर आप जैसे मेन सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, कुछ खासकर दिल्ली, डीयू, बीएचयू और जेएनयू, इन सब में अगर आप जाते हैं एडमिशन लेते हैं, तो आपकी ₹1000 1000 से 2000 3000 तक में ही काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेलोशिप नहीं होती। लेकिन और अदर यूनिवर्सिटी में और जगह, यानी कि सेंट्रल भी कोई अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कुछ मतलब कि टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, तो 15 से 20,000 आपका मिनिमम है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आईआईटीज़ वगैरह में जा रहे हैं आप, तो आपका 70-80 हज़ार तक भी हो सकता है। ये ईयरली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ईयरली एडमिशन फीस, ठीक है? तो ये हम जो भी बता रहे हैं, ये आपको अप्रॉक्सिमेट बता रहे हैं। अब हम लास्ट में बात करेंगे टॉपिक, रिसर्च आप किस टॉपिक पे करेंगे, और आपका रिसर्च जो प्रपोजल होता है वो कैसे आप बनाएंगे। तो देखिए रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। रिसर्च प्रपोजल ये होता है कि आपको एक टॉपिक डिसाइड करना है पहले, जिस पर आप रिसर्च करेंगे। मान लीजिए आपका हिंदी है, सब्जेक्ट्स है, तो हिंदी में मान लीजिए महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के का हिंदी में योगदान, इस तरह से आप टॉपिक बना सकते हैं। और उसके बाद उसका रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना पड़ेगा। तो जो टॉपिक रहेगा उसी पर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा। ये 10 से 15 पेज के बीच में बनता है। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको ऐड करना होगा, फिर लिटरेचर रिव्यू ऐड करने होते हैं, लिखना पड़ता है। और ये इंट्रोडक्शन 1 पेज का है, और 2 पेज का आपका रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू होता है, ठीक है। इसके बाद आपका होता है मेथोडोलॉजी, कि आप रिसर्च कैसे करेंगे, ये आपको इसमें लिखना पड़ता है प्रपोजल में। फिर उसके बाद आपका जो इसमें रहता है ऑब्जेक्टिव, सबसे मेन होता है उद्देश्य। उद्देश्य आप क्या लिखेंगे। उसके बाद आपका होता है आउटकम, कि आपकी रिसर्च का आउटकम क्या है, ठीक है, यानी कि निष्कर्ष क्या है, इससे क्या आउटकम निकल के आएगा। और लास्ट में आपका यहाँ पे बिब्लियोग्राफी होती है, यानी कि रेफरेंसेस, ठीक है। तो आपको अच्छे-अच्छे जो रिसर्च पब्लिश हुए हैं या जो बुक वगैरह हैं, आप उनका रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफी आपको ऐड करनी होती है। तो इस तरह से होता है। आप खुद भी रिसर्च प्रपोजल बना सकते हो। वैसे आप खुद अपना रिसर्च प्रपोजल बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9260984489, ठीक है। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपका रिसर्च प्रपोजल बनाएँगे। रिसर्च प्रपोजल बनाने का जो प्राइस होता है वो 699 टू 799 हमने रखा है। जैसे कि कुछ जो रिसर्च प्रपोजल इंग्लिश के उस साइंस डिसिप्लिन्स के होते हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में, तो इसलिए उसका प्राइस ज़्यादा रहेगा। लेकिन आप खुद से भी बनाएँगे तो हम आपकी मदद कर देंगे। आप व्हाट्सएप पर हमसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया रिसर्च प्रपोजल की बात। टॉपिक आप कैसे डिसाइड करोगे? तो टॉपिक डिसाइड करने के लिए आप शोध गंगोत्री पोर्टल पर जाइए। शोध गंगोत्री पोर्टल पर जब आप जाएँगे, तो ये यूजीसी का ही पोर्टल है। यहाँ पर आपको बहुत सारी सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल मिलेगा, उसे आप डाउनलोड कीजिए। उस पर टॉपिक जो लिखा रहता है रिसर्च प्रपोजल पर, उस टॉपिक को आप गौर से, मतलब अपने सब्जेक्ट का आप 3-4-5 रिसर्च प्रपोजल डाउनलोड करेंगे, तो आपको टॉपिक आइडिया लग जाएगा कि कैसे टॉपिक डिसाइड होता है। और आप अपना भी टॉपिक बना सकते हैं वैसे ही, और साथ में आप रिसर्च प्रपोजल भी देख के बना लेंगे, ठीक। तो ये था पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड सारा डिटेल्स, और वो भी ब्रीफली। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।